हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीम स्टडी। और हम डिस्कस करेंगे साउंड चैप्टर को और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जितना भी हम डिस्कस करेंगे उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे कि आपको पता होगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। जब भी हमें वेलोसिटी बतानी होती है, साउंड की स्पीड बतानी होती है, तो फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ हो जाता है। क्लियर हुआ है ना। अब अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड जो होता है बेसिकली, अगर हम बात करें तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारा ट्रैवल करता है। लेकिन जैसे अगर हम बात करें हमारा जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, जैसे अगर हम देखेंगे पानी में कभी हम पत्थर को डालते हैं तो वहाँ पर जो वेव्स जनरेट होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। और लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में चलती हैं, है ना। ये बात आपको बेसिक्स ही पता होगी। और आई होप यहाँ से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन ये बात जान लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि बेसिक जो है क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है आपका, ये रेयर फ्रैक्शन है और ये कंप्रेशन है। ये कंप्रेशन है और ये रेयर फ्रैक्शन है। क्लियर हुआ? बात समझ आई कि नहीं आई? चलिए, अच्छा, खैर ये सब तो बेसिक सी बातें हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आना ही आना है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव क्या होता है? साउंड वेव भी वैसे ही टकरा करके वापस आता है जैसे कि हमारी लाइट टकरा करके वापस जाती है। और इसके भी दो लॉ होंगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंड इंसिडेंट वेव इज इक्वल टू द जो है वो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव जो होती है, और जो हमारा पॉइंट ऑफ ये नॉर्मल का जो पॉइंट है, यही तीनों जो है सेम पॉइंट पर लाई करते हैं। ये सेकंड दो लॉज हैं यहाँ पर, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। ये सेम वही है जो लाइट के लॉज थे, तो कुछ भी अलग नहीं है। क्लियर? अगला हम अगर बात करें इको, तो इको क्या होता है? इको भी बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही है, लेकिन इको कराने के लिए हमको और हमारे ऑब्जर्वर के बीच में मिनिमम जो दूरी होनी चाहिए लगभग 17 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे और जैसे कि इको सुनने के बीच में मान लीजिए हमने कोई आवाज़ को प्रोड्यूस किया, तो कम से कम 0.1 सेकंड तो लगना ही चाहिए। अगर इससे कम लग रहा है, मान लेते हैं 0.05 सेकंड दे दिया, तो यहाँ पर हमको इको प्रॉपर सुनाई नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ? अच्छा, एक अभी आएगा रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। रिवर्बरेशन ऑफ साउंड क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है और हमको सुनाई पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। क्लियर हुआ भाई? तो जब मल्टीपल सरफेस से ये टकरा करके हमको बात मतलब की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो उसको रिवर्बरेशन ऑफ साउंड बोलते हैं। जैसे कि स्टेथोस्कोप इसका एक फाइन एग्जांपल हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया और भोंपू हो गया, है ना, जिसपे बोलते हैं एकदम से। तो ये रिवर्बरेशन ऑफ साउंड का एक फाइन एग्जांपल है, जिससे कि हमें आवाज़ ईजिली सुनाई पड़ जाती है। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पर ये इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा जो बातें हम बता रहे हैं। बाकी अगर आपको लगे आप लोग कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, मत देखिएगा। बट आई होप अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि मैं पूरा A to Z डिस्कस करने वाला हूँ विद इन अ फ्यू मिनट्स। क्लियर? कुछ मिनट्स के ही अंदर। तो चलिए, खैर इन सब बातों को छोड़ते हैं। तो यहाँ से आएगा एक न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल यहाँ से जो आएगा वो इको पर बेस्ड ही आएगा। अच्छा देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 2d/t, है ना। तो इस फॉर्मूले को जस्टिफाई किस तरीके से करेंगे? जैसे कई बार हमसे d पूछ लेता है, तो क्या करेंगे, v मल्टीपल t, है ना, अपॉन में 2 इज इक्वल टू d। ये हमने d बता दिया। क्लियर? तो इको, जब भी इको पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आएगा। अच्छा, ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आवाज़ अगर d डिस्टेंस तक गई है तो वापस हमको जब सुनाई पड़ेगी तो भी कितनी होगी, d डिस्टेंस तक वापस सुनाई पड़ेगी। क्लियर हुआ? तो ये बात ध्यान रखिएगा। इस वजह से फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2d होता है। मतलब d अगर आवाज़ जाएगी तो d वापस भी आएगी। क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करेंगे कि जैसे इको जो हो गया, है ना, इको हमारी जैसे कि एक जो रूम खाली होता है नॉर्मली, जैसे आप देखेंगे तो उसमें आवाज़ हमारी गूंजती है, जिसको हम बोलते हैं गूंजना। ठीक है? तो ऐसा होता है अक्सर। अच्छा, एक अगर हम आपको बात बताएं तो जैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्स होती है, वो क्या होती हैं, वो हमारी एक तरीके से वैट जो होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ता है। डॉल्फिन्स जो होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करके चलती हैं, अपना जो भी पाथ जो है उसको ट्रेवल करती हैं। क्लियर?
जैसे बैट्स जो यही होते हैं अपने, जैसे उनको इंसेक्ट को पकड़ना है तो उन्होंने अल्ट्रासोनिक वेव मारी सामने कुछ है, ओके, जा कर के अपने जो क्या बोलते हैं इंसेक्ट है, मतलब कि उनका जो प्रे बोलते हैं शायद शिकार को, ठीक है, प्रे को जा कर के पकड़ लेते हैं। खैर अच्छा, सोनार सिस्टम जो है वो बेस्ड होता है किस पर, ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर बेस्ड होता है। जब हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या करते हैं, साउंड एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है, तो हम ट्रांसमीटर से जब वेव्स को छोड़ते हैं तो मान लीजिए ये हमारी नाव है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, तो यहाँ से जब हमने छोड़ी तो मान लेते हैं ये ट्रांसमीटर यहाँ पे है और ये रिसीवर है, क्लियर। तो ये यहाँ से गई, डी डिस्टेंस तक गई ऑब्जेक्ट में, मान लेते हैं ये डी यहाँ पर था कोई ऑब्जेक्ट नीचे, तो यहाँ से यहाँ तक डी डिस्टेंस तक गई और फिर यहाँ से यहाँ तक ये रिसीवर में डी डिस्टेंस तक वापस गई। इट मीन्स इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू 2d/t। तो d बताना हो तो क्या हो जाएगा, v इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हुआ। चलिए अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर रडार का जो होता है वो भी सेम होता है, लेकिन रडार का पानी में ना होकर के एयर में होता है। मान लेते हैं कोई प्लेन यहाँ पर है, हमने यहाँ से रडार सिस्टम के थ्रू ये ट्रांसमिट करी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो भी है ना, वेव्स को ट्रांसमिट किया और फिर एक रिसीवर यहाँ पे है और वहाँ से वेव क्या हुई, रिसीव हुई। इट मीन्स क्या हो जाएगा, डी v इज इक्वल टू 2d/t। क्लियर हुआ। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो इको होती हैं मोस्टली, अगर हम मेडिकल यूज़ से बात करें तो जैसे कार्डियोग्राफी है ना, अल्ट्रासाउंडिंग, इन सब में इनका यूज़ करते हैं। क्लियर। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, बाकी हम कोशिश करके आपको ट्राई करवा देंगे। क्लियर, मतलब कि यहीं पे बता देंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं वाइब्रेशंस की। किसकी बात करते हैं, वाइब्रेशन। एक सेकंड रुकिएगा। तो बेसिकली अगर हम आपको सीधे सीधे बात बताएं तो वाइब्रेशन जो है 3 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। एक होता है नेचुरल वाइब्रेशन, ठीक है, और एक होता है आपका डैम्प्ड वाइब्रेशन, एंड थर्ड वन इज फोर्स वाइब्रेशन, ठीक है। नेचुरल वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड हमारा बिल्कुल हाई रहता है और इसी तरीके से रहता है क्योंकि इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। बात समझ आई। तो एक्चुअल में ये वैक्यूम में होता है, ऐसे समझ करके चलेंगे। डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होता है, सिंपल सा होता है, यही चीज़ है। इसका स्टार्टिंग में तो एम्पलीट्यूड हाई होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स होता है जिसको हम एयर के रूप में एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स होता है। तो इसका कुछ फिगर इस तरीके से बनता है। क्लियर। अच्छा, फोर्स वाइब्रेशन में क्या होता है, हम लगातार एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं और ये वाइब्रेट करता है, और इसी की एक स्पेशल कंडीशन है जिसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। क्या हुआ, मान लेते हैं हमने किसी चीज़ में कुछ ऐसे एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाया, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी थी उस समय जब हमने लगाया वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर गई, तो इस कंडीशन को रेजोनेंस बोलते हैं। और रेजोनेंस की ही कंडीशन यहाँ पर तब जो है रेजोनेंस हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो रेजोनेंस एक स्पेशल केस है फोर्स वाइब्रेशन का। क्लियर। बाकी कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, उस पर बेस जो है क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार, तो अभी वो क्वेश्चंस भी हम आपसे दिखा करके सॉल्व कर देते हैं किस तरीके से। अब देखिए ज़रा, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, बोला गया है द डायग्राम शोज दैट। एक सेकंड आप लोग इत्मीनान से डायग्राम देख लीजिएगा, ये वाला, ये डायग्राम देख लीजिए, है ना, आराम से देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ भी लीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 2022 में। चलिए, तो डायग्राम शोज अ वाइब्रेशन ट्यूनिंग फॉर्क ई माउंटेड ऑन अ साउंड बॉक्स एक्स, ठीक है। व्हेन द विजिटिंग ट्यूनिंग फॉर्क ए बी सी डी आर प्लेस्ड ऑन द साउंड बॉक्स वाई वन बाई वन, इट ऑब्जर्व लाउडर साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन ट्यूनिंग फॉर्क बी इज प्लेस्ड ऑन द वाई। अच्छा देखिए, इस वाई के ऊपर जब हमने ये बोला है कि जब ये बी वाला हमने रखा ना तो ये लाउडर होने लगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अच्छा, हमारा जो एक्स वाला है किस तरीके से, ये एक्स है, ये ट्यूनिंग फॉर्क रखा हुआ है, और यहाँ पर जब हमने वाई के ऊपर बी वाला रखा तो बी की जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, वो है 320 हर्ट्ज़। कितना है, 320 हर्ट्ज़। अच्छा, एक बात बताइए, अगर इसकी 320 हर्ट्ज़ है तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ई, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी
क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, इसकी फ्रिक्वेंसी भी 320 हर्ट्ज होगी, क्योंकि यहाँ से ये बात प्रूव हो गई कि अगर वो तेज़ी से बजने लगा है, तेज़ी से वो होने लगा है, तो इट मीन्स ये क्या होगा, इन दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अगला सवाल पूछ रहा है, वाई डज बी प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड? क्यों बी ने लाउडर साउंड प्रोड्यूस करने लगा? ठीक है, तो क्यों करने लगा, ये तो कोई पूछने वाली बात है। रेजोनेंस कर रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, इस वजह से बी क्या करने लगा, लाउडर साउंड प्रोड्यूस करने लगा। क्लियर? अच्छा, ये क्वेश्चन 2022 में हमसे पूछा गया था सेमेस्टर 1 में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 2022 सेमेस्टर 1 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और भी है, हमसे एक क्वेश्चन और भी इसी तरीके से जैसे पूछा जाता है नॉर्मली, हम आपको दिखा दें, कहाँ गया भाई, हाँ ये भी देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। ये जैसे देखिए ज़रा, इस क्वेश्चन में पता क्या बोल रहा है आप लोग से, इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि हमने यहाँ पर 2 ट्यूनिंग फॉक्स लिए हैं और दोनों को वाइब्रेट कराया है, दोनों को वाइब्रेट कराया है। क्लियर? सामने सोनोमीटर है। अच्छा, हुआ क्या ना, जब हमने हमसे बोला है कि द डायग्राम शोज दैट वायर स्ट्रेच ओवर अ सोनोमीटर, स्टेम ऑफ 2 वाइब्रेशंस फॉक ए एंड बी आर टच टू द वुडन बॉक्स of the sonometer. It is observed that paper rider present on flies off when the stem of vibrating tuning fork B, मतलब बोला जब हम B के साथ उसको टच कर रहे हैं तो पेपर राइडर क्या हो रहा है, फ्लाइज ऑफ हो रहा है, इसके ऊपर पेपर राइडर रखा हुआ है, इससे ये पेपर क्या हो रहा है, उड़ने लग रहा है। लेकिन जब A से टच कर रहे हैं, ठीक है, द स्टेम ऑफ वाइब्रेटिंग इज टचेज टू द B एंड द वुडन बॉक्स, ठीक है, बट द पेपर जस्ट वाइब्रेट व्हेन द स्टेम ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क ए टचेज, जब ए को टच कर रहे हैं तो केवल वाइब्रेट हो रहा है। तो आप लोग सिंपल सी बात समझिए, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, नेम द फिनोमिना व्हेन द पेपर राइडर जस्ट वाइब्रेट। अच्छा, जस्ट पेपर जब वाइब्रेट ही कर रहा है तो कौन सा फिनोमिना होगा, आप सिंपल सा आंसर दे देंगे यहाँ पर इनको। ठीक है, थोड़ा सा फोकस बनाइए भाई। ठीक है, आप लोग इनको सिंपल सा आंसर देंगे कि यहाँ पर जो होगा फिनोमिना वो होगा फोर्स्ड वाइब्रेशन। अगला हमसे बोल रहा है, जब पेपर उड़ गया, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी, इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी और जो उस पर फोर्स वाइब्रेशन के द्वारा दी गई फ्रिक्वेंसी थी वो मैच कर गई, मतलब कि कंडीशन कौन सी होगी, रेजोनेंस की कंडीशन। तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा आंसर, रेजोनेंस हो जाएगा। अच्छा, अगला पूछ रहा है, व्हाई डज द पेपर राइडर फ्लाइज ऑफ व्हेन द स्टेम ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बी टचेस टू द बॉक्स। तो सिंपल सी बात है कि दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम हो जाएगी, और जब फ्रिक्वेंसी सेम हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, ठीक है, मतलब कि फ्रिक्वेंसी सेम है, फ्रिक्वेंसी सेम होने से वो क्या हो जाएगा, नेचुरल वाइब्रेट करने लगेगा। नेचुरल वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड हाई होता है, और एम्पलीट्यूड हाई होने से क्या होगा, वेव्स ज़्यादा होंगी, तो वेव्स ज़्यादा होंगी तो वो क्या हो जाएगा, फ्लाइज ऑफ हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिएगा आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना, अरे देखिए प्यार से देखिए भाई इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को जब देखेंगे तो यहाँ पे ABCD 4 दिए गए हैं, और A और C को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल ही सेम लेंथ के हैं। तो हमसे बोल रहा है, नेम द टाइप ऑफ वाइब्रेशन टेक्स प्लेस इन द पेंडुलम B एंड D। तो सिंपल सी बात है, B और D में हो रहा है फोर्स्ड वाइब्रेशन, लेकिन जिनकी लेंथ सेम हो गई है। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ C की स्टेट क्या है। तो देखो, ए के मुकाबले में यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। इन द डायग्राम ABCD आर 4 पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम इलास्टिक स्ट्रिंग PQ। द लेंथ A एंड C आर इक्वल टू ईच अदर while द लेंथ ऑफ B इज स्मॉलर देन द D। पेंडुलम A इज सेट इनटू द मोड ऑफ वाइब्रेशन, मतलब A के अकॉर्डिंग हम वाइब्रेशन करा रहे हैं, तो A से कंपेरिजन कराएंगे तो A की जो फ्रिक्वेंसी होगी वही फ्रिक्वेंसी क्या होगी, C की होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो C होगा वो रेजोनेंस की कंडीशन में होगा। क्लियर हुआ, C जो होगा वो रेजोनेंस की कंडीशन में होगा। स्टेट द रीजन फॉर विच टाइप ऑफ वाइब्रेशन इन द पेंडुलम B एंड C। तो B और C किस तरह के उसमें होंगे, तो सिंपल सी बात है, B और C में सिंपल सा क्या होगा, फोर्स वाइब्रेशन ही होगा, क्योंकि दोनों की लेंथ अलग अलग है। लेंथ अलग अलग होने से इनके बीच में कौन सा वाइब्रेशन होगा, पता है आप लोग को। ठीक है भाई,
तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो कि पूछे ही जाएंगे। क्लियर हुआ? अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, ये चीज़ जैसे फ्लूइड वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज डिक्रीजेज, तो इट मीन्स फ्रिक्वेंसी इज इंक्रीजेज। तो बांसुरी जब हम बजाते हैं तो बांसुरी में क्या होता है, जैसे जैसे हम उसका लेंथ ऑफ एयर कॉलम को डिक्रीज करते जाएंगे, इट मीन्स उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और लेंथ ऑफ एयर कॉलम को जितना इंक्रीज करते जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी उतना कम होती जाएगी। क्लियर हुआ? फ्रिक्वेंसी बढ़ाने का एक ही तरीका है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम को इंक्रीज कर दें। अच्छा एक चीज़ और भी है, हाँ, जैसे क्वेश्चन बुक में दिया गया है आपकी, इन्होंने 4 ऐसे वो ले ली हैं और सब में कुछ कुछ वाटर फिल हुआ है ना, जैसे ABCD कुछ कुछ वाटर फिल हुआ है सब में। तो हमसे बोला है कि D पर जब हम ऐसे कर रहे हैं तो लाउड साउंड हमको हियर हो रहा है। तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम जब हम D पर देखेंगे तो वो क्या हो रहा है, रेजोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रेजोनेट कर रहा है लेंथ ऑफ एयर कॉलम किसके साथ? ABCD इन द हियर, ठीक है, लाउड साउंड, हाँ तो ठीक है, रेजोनेंस की बात है यहाँ पर। A और C से नहीं हो रहा क्योंकि B, ठीक है, B और D की फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम हो रही है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर? ये आपकी बुक सलीना में है, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर ना? चलिए अच्छा, बहुत ज़्यादा आते हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो आप ज़रूर लगा लीजिएगा। ये जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे हम आपको सलाह देंगे, लगा ज़रूर लीजिएगा, बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा। ये क्लिफ लिफ वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, है ना, बहुत ही सुंदर सुंदर से न्यूमेरिकल हैं। अच्छा एक क्वेश्चन 2021 के सेमेस्टर 1 में पूछा गया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। अ बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वॉल प्रोड्यूसेस 2 व्हिसल पर सेकेंड, ठीक है। तो भाई ये वॉल के सामने खड़ा है और 2 व्हिसल पर सेकेंड जो है क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है भाई, पर सेकेंड। ही नोटिस दैट साउंड ऑफ व्हिसलिंग कोइंसाइड विद द इको। अब देखिए, मान लेते हैं कि पहला साउंड 0.5 सेकेंड में इसने किया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसकी जो इको है, जब हम दूसरा वाला साउंड, मान लेते हैं हमने ऐसे दूसरा वाला साउंड भेजा, तो जो इसकी इको है वो क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है दूसरे वाले साउंड को। क्लियर? नहीं समझे बात को? तो इट मीन्स इसको हमने 0.5 सेकेंड में भेजा तो इसकी इको भी क्या आ रही है, साउंड टकरा करके 0.5 सेकेंड के अंदर वापस भी आ रहा है, और फिर यहाँ पर 0.5 सेकेंड के अंदर अगला, फिर इसी तरीके से ऐसे ही होता जा रहा है। समझना मेरी बात को? जैसे ये वाली हमारी साउंड गई वेव, 0.5 सेकेंड के ही अंदर ये वापस भी आना शुरू हुई। अब जब ये वापस आ ही रही थी तो हमारी तब तक इधर से एक वेव जाना शुरू हो गई, ठीक है। तो इधर से जो वेव जा रही है और उधर से जो वेव आ रही है वो दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, ये क्वेश्चन है बोला है। तो भाई यहाँ पर जो हमारा, यहाँ पर द टाइम इन विच बॉय हियर द इको, तो इको सुनने पर अगर वो कोइंसाइड हो रही तो उसका मतलब ही यही है कि 0.5 सेकेंड का क्या होगा, यहाँ पर वो इको सुन लेगा 0.5 सेकेंड में। चलो भाई, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड द वॉल। हमसे ये बोल रहा है कि बॉय और बॉल के बीच में डिस्टेंस बता दो, वॉल दीवार के बीच में। तो v इज इक्व टू 2d/t होता है। तो हमें जो v की वैल्यू दी गई है वो 320 दी गई है मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन हम आपको दिखाई दे रहे हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन, तो सिंपल सा है भाई। तो क्या करेंगे, हमें d बताना है, तो d क्या हो जाएगा, v इंटू टी अपॉन में 2। तो v कितना है 320 और t कितना है 0.5 और t सॉरी, ठीक है 160, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 80 मीटर। तो यहाँ पर जो परम सत्य आंसर क्या हुआ, 80 मीटर हो गया, कि उस बच्चे की और दीवार के बीच की दूरी जो है 80 मीटर होगी। आई होप हमारी बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, हमारी बातें समझ आ रही होंगी आप लोग को। थोड़ा सा चीज़ें जो है लग रहा होगा लेंदी है, आई थिंक इतना तो सुनना ही पड़ेगा, भले ही 2x पे सुन लेना, 5x पे सुन लेना, जिस पर भी सुन लेना,
बस सुन जरूर लेना, वो ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग के लिए। अच्छा पता है इसमें अगला ही क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीज बाई 16 मीटर पर सेकेंड और लड़का 4 मीटर पीछे हो जाए दीवार से तो क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अब हमारी जो नई स्पीड है वो क्या हो जाएगी 336 मीटर पर सेकेंड और लड़का 4 मीटर पीछे हो गया। कितना पीछे हो गया है 4 मीटर दीवार से पीछे हो गया। इट मीन्स 80 की दूरी थी, अब 4 मीटर पीछे हो गया है। इट मीन्स अब लड़के और दीवार के बीच की दूरी कितनी है 84। तो हम फॉर्मूले सिंपल सा लगा देंगे v इज इक्वल टू 2d/t। इस बार हमसे t पूछ रहा है, t पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, हाँ टाइम ही तो पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है भाई, टाइम तो हम बता देंगे। अच्छा देखिए 2d, तो d कितना है 84 अपॉन में v कितना है 336। अच्छा देखिए ये कितना हो गया, यहाँ पे 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 178। ये हो गया, इससे इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। इट मीन्स 0.5 सेकेंड। अच्छा जो टाइम हमारा निकल करके आया वो आया है 0.5 सेकेंड निकल करके आया है। ये बात क्लियर हो गई। तो एक और यहाँ पर हो गया। अच्छा पता है इसी में एक और क्वेश्चन पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइमिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द विसल द इको कैन नॉट बी हियर। चार टाइमिंग दी गई थी हमको, ठीक है, जरा देखिएगा टाइमिंग्स हमको दी गई थी। एक दी गई थी 0.05 सेकेंड, है ना, एक दी गई है 0.2 सेकेंड और एक टाइमिंग दी गई है 0.12 सेकेंड और एक टाइमिंग दी गई है 0.11 सेकेंड। तो अगर आप देखेंगे तो किस टाइमिंग में इको हमको सुनाई नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो आई होप, हमें लगता है आप लोग इस बात को बहुत सारे बच्चे गलती करके आए थे उस समय पर। जैसे कि कुछ लोग 0.2 लगा के आए थे, कुछ लोग यहाँ पे 0.11 लगा के आए थे। तो एक्चुअल में हमें 0.1 सेकेंड कम से कम समय चाहिए रहता है। अब ये 0.05 सेकेंड है, तो जब 0.05 सेकेंड होगा तो उस समय पर हमें इको सुनाई नहीं पड़ेगी। क्लियर, समझ रहे हैं ना। तो 0.05 सेकेंड पर हमको इको सुनाई नहीं पड़ेगी, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्लियर। अच्छा एक चीज़ और भी है, इसके और भी क्वेश्चंस हैं, तो हम अभी फिलहाल तो जो है क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स पर इतना बहुत ज़्यादा मतलब नहीं वो कर रहे हैं, लेकिन आगे जो है पूरा प्रॉपर एक न्यूमेरिकल का ही पूरा वीडियो बना देंगे, तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, हम अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, आप लोग भी पूरा लगाइए। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पर। अच्छा देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड की बात करें तो हमने आपसे बताया था कि लाउडनेस, पिच और क्वालिटी, है ना। क्वालिटी मतलब क्या होता है, क्वालिटी मतलब होता है जब भी हमारा क्या हो जाए पिच, इट मीन्स फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम हो जाए, उस समय पर साउंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मान लेते हैं हमने बोलना है और आपने बोलना है, आपने भी वही बोला हमने भी वही बोला, लेकिन सुनने वाला ये जान जाएगा कि ये आपने बोला है या ये हमने बोला है। किस भी आप पे आपने सेम पिच सेम फ्रिक्वेंसी सब कुछ सेम के साथ बोला, हमने भी सेम बोला, लेकिन पहचानने वाला किस तरीके से पहचानेगा। तो सिंपल सी बात है, पहचानने वाला पहचानेगा हमारी टिम्बर या क्वालिटी ऑफ वेव के बिहाफ पर। हमारी जब हम बोल रहे होंगे तो कुछ और वेव फॉर्म होगी, और जब आप बोल रहे होंगे तो वेव फॉर्म कुछ और होगी। मान लेते हैं आप बोल रहे हैं तो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, समझ रहे हैं ना, बात को समझिएगा। तो इसी बिहाफ पर सामने वाला क्या होगा, पहचान लेगा, है ना। चाल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूँगा, चाल मत चल, तो ऐसे ही मतलब ऐसे बोल करके पहचानेंगे। ठीक है। अच्छा जो लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। अच्छा जब नंबर ऑफ वेव्स एक सेकंड में बहुत ज़्यादा होती हैं, इट मीन्स फ्रिक्वेंसी हमारी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, चलो भाई, तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि जैसे एक क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, तो उसमें हमसे पूछा गया था एम्पलीट्यूड का रेशियोज बताओ। क्या बताओ, एम्पलीट्यूड का रेशियोज। एक सेकंड रुकिएगा, जरा बोर्ड को रफ कर देते हैं। हाँ, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो बताना है। तो क्वेश्चन में पता क्या बोला था कि रोहित प्लेइंग फ्लूट। पहले क्वेश्चन आपको दिखा दें या हम पढ़ दें, चलिए देख लीजिए आप लोग, है ना। क्वेश्चन खूबसूरत सा है, देखिएगा 2022 में पूछा है। फोकस तो ना बिगड़ रहा भाई, ठीक है, देख लीजिए ये क्वेश्चन है। चलिए अच्छा,
अब तो देख लिया होगा, क्वेश्चन में बोला है रोहित प्लेइंग अ फ्लूट एंड अनीता प्लेइंग अ पियानो एमिट साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। क्लियर? सेम पिच एंड लाउडनेस। नेम वन कैरेक्टरिस्टिक दैट इज डिफरेंट फॉर वेव्स फ्रॉम द टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड की बात कर रहा है। पहला आंसर यही हो गया और हमारा आंसर सही भी है। ठीक है, अच्छा अगले में हमसे पता क्या बोल रहा है, इफ नाउ लाउडनेस ऑफ द साउंड फ्रॉम द फ्लूट बिकम्स 4 टाइम्स। मान लेते हैं जो फ्लूट से लाउडनेस थी वो 4 टाइम्स हो गई। क्लियर? और जो पियानो 4 टाइम्स ऑफ द साउंड ऑफ द पियानो, अब जो पियानो से साउंड हो रहा था उसकी 4 टाइम्स हो गई है ना। मान लेते हैं पियानो में अभी भी लाउडनेस L है और इसकी लाउडनेस कितनी हो गई, 4L हो गई है। क्लियर? या फिर ऐसे बोल सकते हैं L हटा दो, ये 4 टाइम्स हो गई और ये 1 टाइम ही है। हमसे बोल रहा है बताओ एम्पलीट्यूड ऑफ फ्लूट और एम्पलीट्यूड ऑफ पियानो का रेशियो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन स्क्वायर होता है। अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ, ये इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए अच्छा हो जाएगा। इसको एक क्वेश्चन 1 ले लेते हैं, और एम्पलीट्यूड ऑफ पियानो क्या हो जाएगा, √LP। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब हम डिवाइड कर देंगे फर्स्ट का सेकंड से बहुत आसानी से। तो क्या हो जाएगा, AF AP। अच्छा बताइए, LF की जगह पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और LP की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 4 से 2 बाहर आएगा और LP इससे 1 बाहर आएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर AF और AP का रेशियो कितना आएगा, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ फ्लूट और एम्पलीट्यूड ऑफ पियानो 2:1 निकल करके आएगी। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और आपने ये बात समझ पाई होगी। हमसे अगला ही क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, तीसरा वाला, 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के। बोल रहा डिफाइन पिच ऑफ अ साउंड। शायद ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, नहीं 3 मार्क्स का है। पिच बोल रहा है तो भाई पिच बता दो कि अगर नंबर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हमारी पिच क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि पिच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है फ्रिक्वेंसी के। अच्छा पता है एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जाता है कि बताइए अगर मान लेते हैं किसी की फ्रिक्वेंसी में चेंजमेंट हो रहा है तो हमारा लाउडनेस का रेशियो क्या होगा। तो अच्छा एक बात और भी है कि जब बदल रही होती है, पिच में जब चेंजमेंट होता है, किसमें, पिच में जब चेंजमेंट होता है तो हमारी लाउडनेस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन इस बार बना दे इस तरीके से। क्लियर हुआ, नहीं आया? चलिए काफ़ी हम जो है जितना अपनी तरफ से हो सकता है हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, और आपको भी इस बात की कोशिश करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? तो हमें ये लगता है कि जितने भी क्वेश्चंस थे, जितनी भी बातें थी, हमने आपसे डिस्कस कर ली। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी है, जैसे कि आपसे बोल देगा कि म्यूज़िक और नॉइज़ के वेव फॉर्म बना करके दिखाइए, है ना। म्यूज़िक और जो नॉइज़ होती है उसका वेव फॉर्म बना करके दिखाइए, तो ये चीज़ आप इजीली वे में बना करके दिखा दीजिएगा। क्लियर? नहीं बात समझ आई? चलिए, और लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है, तो वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो वो भी एम्पलीट्यूड पर ही डिपेंड करती है। इंटेंसिटी और लाउडनेस में क्या फ़र्क होता है, तो एक बेसिक सा फ़र्क होता है इंटेंसिटी और लाउडनेस में। वो ये होता है कि जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं हमारी इंटेंसिटी वही रहेगी, लेकिन अगर लिसनर हमसे दूर जाता जा रहा है तो उसको लाउडनेस धीरे धीरे कम सुनाई पड़ने लगेगी, लेकिन मेरी इंटेंसिटी क्या है, अभी भी सेम है। क्लियर हुआ? इंटेंसिटी होता है जितनी भी यूनिट टाइम में उस पर्टिकुलर जो है एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं। तो साउंड चैप्टर में इतना ही है एक तरीके से। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोग के, देख लीजिएगा आप, है ना। जैसे इस बार सैम्पल पेपर में ही एक क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे इको वाला। देखिए दिखाते हैं आपको, कहाँ गया भाई, कहाँ गया है प्यारा सा क्वेश्चन, कहाँ गया भाई। हाँ देख लीजिए, ये प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है अ पर्सन स्टैंडिंग, अरे कहाँ गया भाई, देख लिया। चलो भाई हम भी देख लेते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ फायर्स अ गन एंड हियर इको आफ्टर 3 सेकेंड। साउंड की स्पीड है 336 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द क्लिफ। तो सिंपल सी बात है, वही फॉर्मूला लगा दो, D = V × T/2। सिंपल सा बात है बस।
फिर हमसे बोला आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ ही फायर्स द गन अगेन 1 अब जो है उसको इको जो सुनाई पड़ रही थी पहले 3 सेकंड के अंदर, अब वो 1.5 सेकंड लेटर सुनाई पड़ेगी। इट मीन्स अब उसको 4.5 सेकंड लगेंगे, टोटल 4.5 सेकंड लगेंगे। तो हमसे बोला वो कितना जो है अवे चला गया है। अवे मतलब दूर चला गया क्लिफ से। मान लेते हैं ये क्लिफ थी, इस तरीके से ये क्लिफ थी, ये बंदा यहाँ पे खड़ा था, इनके बीच की कुछ वो है दूरियां हैं, है ना। मान लेते हैं दूरियां खत्म कर दें क्या, दूरियां बता दें क्या आपको। और स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 336 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना ले रहा है 3 सेकेंड ले रहा है। चलो अच्छा दूरियां बता देते हैं। तो v इंटू टी बाई टू इज इक्व टू डी 336 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 178, है ना। 8 सीधा 24 कैरी 2 24 27 3 21 21 23 कैरी 2 3 1 3 2 5 534, है ना मीटर। देख लीजिएगा भाई, यही होगा, यही होगा, यही होगा। चलो भाई यही होगा, आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे बोला कि एक 1.5 सेकंड लेटर उसको सुनाई पड़ रहा है, मतलब कि ये थोड़ा सा कुछ इतनी दूरी पर, यहाँ पर मान लेते हैं इस दूरी को x ले लेते हैं, वो x दूरी अवे हो गया है। अच्छा एक बात बताइए, तो क्या हो जाएगा v इज इक्व टू 2d, और वो कितना और दूर हो गया है x, क्योंकि अब जब इको सुनाई पड़ेगी तो जाएगी और आएगी, तो इट मीन्स x प्लस x 2x अपॉन में टाइम कितना लग रहा है t। अच्छा टोटल टाइम कितना हो गया 4.5 सेकेंड। क्लियर हुआ। डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई आपकी 534, केवल वो थी दुगनी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1078 प्लस का 2x, और ये कितना हो गया 336। क्लियर हुआ। चलिए इसको इधर कर देंगे 336 इंटू 4.5 1078 प्लस का 2x। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। चलो अच्छा देखो, अब यहाँ पे कुछ लोग जो है कैलकुलेशन को अवॉइड करना चाहें तो छोटी कैलकुलेशन भी हो सकती है, क्योंकि ये 2x इधर साउंड ट्रेवल कर रहा है और टाइम इसने एक्स्ट्रा कितना लिया है 1.5 सेकंड एक्स्ट्रा लिया है, स्पीड इतनी रही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 1.5, ये 2x हो जाएगा, और ये स्पीड कितनी है 336, जाकर के ये कितना हो जाएगा 336 178, ऐड कर दो जरा, सिंपल सा है ना। 336 इंटू 1.5 इज इक्व टू 2x। क्लियर हुआ। चलिए अब अगर हम देखेंगे ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 10 इंक्रीज हो जाएगा, है ना, ये इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा जरा देखिएगा, x इज इक्व टू 336 इंटू 15 अपॉन में 10 इंटू 2, ये हो जाएगा 178। अब 178 इंटू 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा जरा बताइएगा, कितना हो जाएगा भाई 178 इंटू 15 8 ज़ा 120, कैरी लगा 12, 15 7 ज़ा 105, और 12 कितना होता है 117, तो यहाँ पे ये हो गया, ये 11 कैरी हो गया, 15 और 11 होता है 26, 2670 अपॉन में कितना आ गया 10, 10 से ये कैंसिल हो गया तो 267। इट मीन्स ये 267 मीटर अवे हो गया है इससे, है ना, जिससे कि उसको 1.5 सेकंड और लगता है इको को सुनने के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत कोई टफ नहीं क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा पता है एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि अ बॉय ट्यून अ रेडियो चैनल टू अ रेडियो स्टेशन 93.5 मेगाहर्ट्ज। तो हमसे बोल रहा है नेम एंड डिफाइन द साइंटिफिक वेव फिनोमेना इन्वॉल्व इन द ट्यूनिंग द रेडियो चैनल। तो रेडियो चैनल ट्यून ही जब ही करता है, अच्छा जब रेडियो चैनल ट्यून नहीं करता ना तो सर करके एक आवाज़ आती है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो एक तरीके से ये वैसे तो ये वेव्स तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, है ना, लेकिन ये जो ये ट्यूनिंग हो रही है वो रेजोनेंस की वजह से हो रही है। बात समझ आ गई। तो रेजोनेंस को एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि जब भी कभी किन्हीं की फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मैच कर जाए तो ऐसी कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। बात समझ आई। अगला है नेम द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड दैट इज अफेक्ट ड्यूरिंग द फिनोमेना। तो वही बताना है जो अभी हमने बताया था, ठीक है। अगला बोला है कन्वर्ट 93.5 मेगाहर्ट्ज टू एसआई यूनिट। अभी ये जगह नहीं बची, एक सेकंड रुकिएगा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 93.5 मेगाहर्ट्ज को किस में ले जाना है,
ठीक है, SI यूनिट मतलब कि हर्ट्स में ले जाना है। तो मेगा क्या होता है 10⁶, ये हर्ट्स हो गया। एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर देंगे तो 93.5 इंटू 10⁷ हर्ट्स, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है छुटपुट करके, और क्या ही पूछेगा भाई, ये बोलो। कुछ पूछ सकता है क्या? कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है। कुछ और पूछेगा? नहीं पूछेगा। तो साउंड चैप्टर हो गया कंप्लीट, 10 नंबर का आना है। अब 10 नंबर में आपके 10 पूरे के पूरे आपने कवर कर लिए, तो ये हो गया। अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है, घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, आप देखते रहिए। और जिनको किताब से पढ़ना है पढ़ते रहिए, जिनको डाउट पूछना है पूछते रहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते रहिए, और जो भी लगे आपको आप अपना बात रख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग को बहुत बहुत जो है अपना कॉन्फिडेंस बना करके रखना पड़ेगा। आप लोग अच्छा करके ही आएंगे, 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करेंगे। क्लियर? ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।